मुद्रा यानी कि करेंसी पढ़ने के बाद आगे हम करेंगे बैंकिंग। बैंकिंग वाणिज्यिक बैंक और केंद्रीय बैंक दो तरह के बैंक होते हैं। इनको हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, इनके क्या काम होते हैं, क्या हमारे जीवन में इनका महत्व है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग की। बैंकिंग की डेफिनेशन पढ़ते हैं। बैंकिंग से अभिप्राय उधार देना, जनता से जमा स्वीकार करना व इस जमा का चेक, ड्राफ्ट आदि के माध्यम से भुगतान करना। बैंकिंग इज लेंडिंग मनी फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट, accepting deposits from public and making payment in the form of checks, demands, drafts and etc. तो बैंकिंग क्या हुई कि हम बैंक एक संस्था है, लोगों से उधार लेती है, लोगों को उधार देती है, लोगों से जो उधार पैसे लेती है उसे हम जमा बोलते हैं, जमा स्वीकार करती है, और जब लोगों को वो जमा वापस चाहिए होती है तो उसका वो भुगतान करती है चेक या ड्राफ्ट आदि के माध्यम से। आगे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं वाणिज्यिक बैंक की। बैंक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक वाणिज्यिक बैंक और एक केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट कमर्शियल बैंक। Commercial bank is a financial institution that accepts money from people as deposits and lend money for their consumption, expenditure and investment. वाणिज्यिक बैंक वह वित्तीय संस्था है जो लोगों के रुपए अपने पास जमा के रूप में स्वीकार करती है और उनको उपभोग व निवेश के लिए उधार देती है। यहाँ थोड़ा ये मिसस्पेल हो गया, उधर नहीं है, उधार देती है। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि वाणिज्यिक बैंक के मुख्य कार्य क्या है। जब हम इनके फंक्शंस पढ़ेंगे तब हमें एग्जैक्टली क्लियर होगा कि वाणिज्यिक बैंक और जो अपना सेंट्रल बैंक होता है, केंद्रीय बैंक है, उनमें डिफरेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। तो इसके जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी कार्य है, उनको हमने तीन भागों में डिवाइड किया है या इसको क्लासिफाई किया है। फर्स्ट इज प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शन एंड सोशल फंक्शंस। मुख्य कार्य, गौण कार्य व सामाजिक कार्य। एक एक करके हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए, सबसे पहले है प्राइमरी फंक्शंस। मुख्य कार्य क्या होते हैं? मुख्य कार्य है दो तरह के, एक तो है जमा स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग मनी डिपॉजिट्स, और दूसरा है ऋण प्रदान करना, प्रोवाइडिंग लोन्स। बैंक आपने आसपास बहुत सारे देखे होंगे, आपके मन में बहुत सारे बैंकों के नाम भी आए होंगे। मेनली हम बैंक का जब भी नाम हमारे सामने आता है, दो ही बातें आती है कि हम बैंक से लोन लेते हैं या हम बैंक के पास अपने पैसे जमा करवाते हैं। कुछ एक और काम भी है, लेकिन प्राइमरी फंक्शंस ये दो ही होते हैं। तो इनके बारे में करते हैं कि जमा स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग मनी डिपॉजिट्स। इसके अंदर क्या क्या तरीके हैं बैंक के पास कि वो हमारे दिए गए पैसे यानी कि हम जो डिपॉजिट्स देते हैं उनको एक्सेप्ट कर सके और अपने पास जमा करवा सके। सबसे पहले है निश्चितकालीन व सावधि जमा, फिक्स्ड और टाइम डिपॉजिट्स। इसके अंदर क्या है कि हम बैंक के पास गए, बैंक को अपना रुपया दिया, बैंक ने वो रुपए जमा कर लिए। जब ये फिक्स डिपॉजिट होता है तो इसकी एक टाइम पीरियड होता है, इसका एक टाइम पीरियड होता है कि 2 साल के लिए जमा है, 3 साल के लिए जमा है, 4 साल के लिए जमा है, उससे पहले हम नहीं निकाल सकते। ऐसा नहीं है कि निकाल ही नहीं सकते, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है। अगर आपको पहले निकालना है तो उसके लिए कुछ सर्विस चार्जेस या सुविधा शुल्क कुछ देना पड़ेगा बैंक, तब आप निकाल सकते हैं। लेकिन हम मान कर ये चलते हैं कि हम इससे पहले पैसा नहीं निकाल सकते इन नॉर्मल कंडीशंस। अगर हमने 5 साल के लिए जमा करवाया है, कोई 5 साल की एफडी ली है, एफडी वर्ड आपने सुना होगा आमतौर पर, वो यही होता है, फिक्स्ड और टाइम डिपॉजिट्स। उसके अंदर क्या है कि हम अपना पैसा बैंक के पास जमा करवाते हैं किसी निश्चित अवधि के लिए। बैंक के पास जमा रहता है, हम बीच में इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसके ऊपर बैंक ज़्यादा ब्याज देता है।
दूसरा बात है चालू जमा खाता, जो दूसरा तरीका है जमा करवाने का, करंट डिपॉजिट अकाउंट। तो हमने पहला देखा फिक्स डिपॉजिट, उसके अंदर हम बार बार जमा नहीं करवा सकते, उससे पैसे निकलवा नहीं सकते बार बार, एक टाइम पीरियड के बाद ही वो मैच्योर होती है और उसके बाद हमें वो पैसे मिल जाते हैं। अब है चालू जमा खाता। अगर हम देखेंगे यहाँ पर, ये है चालू जमा खाता यानी कि करंट डिपॉजिट अकाउंट। ये एक ऐसा खाता है, जैसे मान लीजिए आप एक व्यापारी है, आप एक बिजनेसमैन हैं, आपको बैंक के अंदर हर रोज पैसे जमा करवाने पड़ते हैं, हर रोज निकलवाने पड़ते हैं, तो आपके लिए ये जो पहले वाला हमने पढ़ा था फिक्स टाइम डिपॉजिट, ये नहीं चलेगा, क्योंकि उसके अंदर तो बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस होती हैं। चालू जमा खाता क्या है? करंट अकाउंट इसको नॉर्मली हम बोलते हैं। इसके अंदर हम कितनी भी बार पैसा जमा करवा सकते हैं, कितनी भी बार निकाल सकते हैं, और इसके अंदर हमारा चार्जेस नहीं लगते, और इसके ऊपर बैंक ब्याज भी नहीं देता है। इसके ये एक सर्विस है केवल ऐसे लोगों के लिए जिनकी की डिपॉजिट और जो ये ट्रांजैक्शंस है, मनी ट्रांजैक्शंस, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो बिजनेसमैन और व्यापारियों के लिए सूटेबल है। तीसरा है बचत जमा खाता, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट्स होता है, जो नॉर्मल हम और आप जो कि व्यापारी नहीं हैं, जिनके पास बहुत सारे पैसे नहीं हैं, वो एक खाता खुलवाते हैं, एक अकाउंट ओपन करते हैं बैंक के साथ। इसके अंदर हम कभी कभी भी पैसे डाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन करंट अकाउंट की तरह नहीं कि कितनी भी बार, एक लिमिट होती है, भाई आप महीने के अंदर 5 बार जमा करवा दो, दिन के अंदर 2 बार निकलवा लो, या इससे ज़्यादा अगर करवाने हैं तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, कुछ एक कंडीशंस होती है बैंक की। लेकिन इसके अंदर आप आज आपने सुबह डलवाई, आपको ज़रूरत पड़ी, आपने शाम को निकलवा ली, आपको कोई इश्यू नहीं है। अगर आपको एक महीने के अंदर 5 बार कैश डिपॉजिट करवा सकते हैं, तो वो चाहे आप 1 दिन में कर लीजिए। मतलब कुछ एक छोटी-छोटी कंडीशंस होती हैं। ये किसके लिए है? जिनके पास छोटी-छोटी बचत होती है। इसके ऊपर ब्याज जो है वो कम मिलता है। उसके बाद है आवर्ती जमा खाता, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ये एक ऐसा खाता है जिसके अंदर एफडी की ही तरह है कि हम पहले पैसा नहीं निकाल सकते, लेकिन इसके अंदर खास बात क्या है कि इसके अंदर हमें एक साथ पैसा जमा नहीं करवाना पड़ता, हम किस्तों में करवाते हैं। आरडी जिसे हम बोलते हैं, मान लीजिए हमारी 500 रुपए की आरडी, तो हम पर मंथ या पर एनम, पर 6 मंथली या पर क्वार्टर, यानी कि 3 महीनों में या 6 महीनों में या पूरे एक 12 महीनों के बाद कुछ एक अमाउंट जमा करवाते हैं। 500 रुपए की मैंने कहा, तो 500 रुपए हर मंथ हम जमा करवाते जाएंगे एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए। मान लीजिए 6 साल की आरडी, तो 6 साल के लिए हम 500 रुपए हर महीने जमा करवाते जाएंगे। इसके ऊपर भी अच्छा खासा ब्याज देता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये उठता है कि जो बचत जमा खाता है और ये 2 तरह के जो बाकी खाते हैं, खाता हूँ। एक तो बचत जमा खाता, इसके ऊपर हमने क्या कहा, ब्याज कम होता है, और जो ये टाइम डिपॉजिट है और रेकरिंग डिपॉजिट है, इनके ऊपर ब्याज ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? इसके ऊपर बचत जो सेविंग अकाउंट है उसके ऊपर आपको ब्याज कम क्यों दिया जाता है? ब्याज मतलब इंटरेस्ट कम क्यों देता है बैंक? आप जरा सोचिए, पोज करके सोचिए, तब तक मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। इसका रीजन है कि आपने मान लीजिए 5 साल के लिए, 5 इयर्स के लिए एफडी करवा दी, तो 5 साल के लिए आपने चाहे 100 रुपए जमा करवाए हैं, वो 100 रुपए बैंक के पास सेफ हो गए। बैंक को पता है आप 5 साल से पहले नहीं निकालोगे, तो इस 100 रुपए को बैंक किसी को लेंड कर सकता है, किसी को उधार दे सकता है, इस 100 रुपए से बैंक कमाई कर सकता है। लेकिन 100 रुपए आपने जो इसके अंदर डाले हैं, वो हो सकता है आप शाम को ही निकाल लो, तो बैंक हर किसी को वो 100 रुपए नहीं दे सकता। जैसे मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली ऐसे काम नहीं होता है बैंक के अंदर, लेकिन फिर भी एक समझने का तरीका है कि जो फिक्स डिपॉजिट हो गई या आरडी हो गई, वो जो पैसा है वो बैंक के पास काफी समय तक पड़ा रहता है, और बैंक उसका अपने फायदे के लिए प्रयोग कर सकता है। जबकि बचत जमा खाता है, उसके अंदर एक तो जमा थोड़ी आती है, और जो भी आती है वो कस्टमर कभी भी निकलवा सकता है। तो ये हो गया जमा स्वीकार करना। अब बैंक का दूसरा मुख्य काम था ऋण प्रदान करना, प्रोवाइडिंग लोन्स। ये प्राइमरी फंक्शन है बैंक का। इसके अंदर 4 तरीके से दे सकता है: नगद साख, ओवरड्राफ्ट, मांग ऋण, अल्प अवधि ऋण। सॉरी। तो निश्चित साख के अंदर क्या है कि जो ऋणी है, जो कि लोन लेने के लिए पर्सन आया है,
उसको एक निश्चित समय के लिए बैंक लोन देता है किसी मॉर्गेज के अगेंस्ट। अपने पास कोई ना कोई सोना रख लिया या कोई ज़मीन या कुछ ऐसा सुरक्षित चीज़ रखी जाती है जिसके अगेंस्ट उस व्यक्ति को पैसे दिए जाते हैं। ये सामान्यतः लंबे समय के लिए होते हैं। इसके बाद आता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी है, आपका अगर बैंक के अंदर अकाउंट है, मान लीजिए आपको बैंक ने दे दी है फैसिलिटी 20,000 ओवरड्राफ्ट की। इसका मतलब आपके बैंक में अगर 10,000 रुपए पड़े हैं, तो आप बैंक से 30,000 रुपए निकाल सकते हो। आपके पास है 10,000 रुपए, लेकिन आप 30 निकाल सकते हो, तो आपको 20,000 रुपए का लोन मिल गया। इसी को ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। आपके बैंक में जितना भी पैसा पड़ा है, उससे कितना ज़्यादा आप निकाल सकते हो, वो ओवरड्राफ्ट। ये एक तरह का ऋण ही हो गया है। और इसके ऊपर बैंक जैसे ही आपने पैसा निकाला, इसके ऊपर ब्याज लगना शुरू हो गया, बैंक को फ़ायदा होता है। आपका काम चल गया, बैंक को फ़ायदा हो गया, आप इसे बाद में जमा करवा सकते हैं। उसके बाद है मांग ऋण। ये ऋण क्या है, एक निश्चित रकम के रूप में दिए जाते हैं। इन्हें वापस करने का कोई निश्चित समय नहीं होता और जैसे ही ये ऋण स्वीकृत हुए हैं, उनके ऊपर इंटरेस्ट यानी कि ब्याज लगना प्रारंभ हो जाता है। चाहे मान लीजिए आपने इसके लिए मान लीजिए आपने 10,000 रुपए का लोन के लिए आपने अप्लाई किया, आपको ये मिला, लेकिन आपने निकाला नहीं, आपने 1,000 रुपए निकाल ली। आपका जो स्वीकृत ऋण है वो 10,000 रुपए है। आप इसमें से 1,000 रुपए आपने निकाल लिए, लेकिन आपके ऊपर जो ब्याज लगेगा वो 10,000 रुपए के ऊपर ही लगना शुरू हो जाएगा। इनको बोलते हैं डिमांड लोन्स। उसके बाद होते हैं शॉर्ट टर्म्स लोन। ये पर्सनल लोन होते हैं। छोटे-मोटे काम के लिए हमें थोड़े समय के लिए जो लोन चाहिए होते हैं, और इसके ऊपर भी सारी राशि के ऊपर ब्याज लगना शुरू होता है जैसे ही हम इस लोन को लेते हैं और पैसा हमारे अकाउंट में आ जाता है। पैसा हमारे अकाउंट में पड़ा है, हम वहाँ से निकाल भी नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके ऊपर ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। ऐसे बिल भी सिक्योर लोन होते हैं और ये किसी ज़मानत के आधार पर दिए जाते हैं। इसके बाद बैंक के कार्य आते हैं सेकेंडरी फंक्शंस। जो प्राइमरी फंक्शंस 2 प्रकार के थे, वो हमने डिटेल में की। उसके बाद सेकेंडरी फंक्शंस है, सबसे पहले एजेंट के रूप में कार्य है, एजेंसी फंक्शंस है बैंक के। उसके बाद है सामान्य उपयोग की सेवाएं, जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। तो आइए बात करते हैं इसके जो गौण कार्य है उसमें एजेंट के रूप में क्या काम करता है। सॉरी। सबसे पहले है प्रतिभूतियों की खरीद तथा बिक्री, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज मतलब गवर्नमेंट के बॉन्ड होते हैं या फिर आपके जो शेयर्स होंगे, उनको खरीदने व बेचने के लिए हम बैंक का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने कभी डीमैट अकाउंट के बारे में सुना, तो डीमैट अकाउंट लिंक होता है एक बैंक के अकाउंट से, ताकि उससे हम पैसे ट्रांसफर कर सकें। अगर हम कोई सिक्योरिटीज खरीदते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करती है, हम कोई आईपीओ खरीदते हैं, किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, तो उसके लिए हमें बैंक की आवश्यकता पड़ती है। हम सीधे जाकर बिना इसके नहीं खरीद सकते। उसके बाद है ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। ट्रस्टी तथा प्रबंधक, कई संस्थाएं होती हैं जो बैंकों को अपना ट्रस्टी तथा प्रबंधक बना लेती है, ताकि उनके वित्तीय मामले हैं वो बैंक देख सके। रुपया भेजना, रेमिटिंग ऑफ मनी, ये तो आप सबको पता होगा कि हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, एक देश से दूसरे देश में पैसे भेज सकते हैं। किसके द्वारा? बैंकों की सहायता से। आप अगर अब भी कभी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आपने पेमेंट की है, तो वो पेमेंट आपके मर्चेंट तक यानी कि व्यापारी तक कैसे पहुंची? आपने फ्लिपकार्ट, अमेजन जहां से भी खरीदा है, वो सब व्यापारी, उनके पास वो कैसे पहुंची है? सीधी नहीं जाती है, वो बैंक के थ्रू ही जाती है। तो रुपए भेजना और प्राप्त करना, ये रेमिटिंग ऑफ मनी किसका काम है? बैंक का काम है। विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय, सेल एंड विक्रय, सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। विदेशी मुद्रा, डॉलर, येन, पौंड, कुछ भी ऐसा आप खरीदना चाहते हैं, आप बेचना चाहते हैं, आप कहाँ जाएंगे? बैंक आपको इसमें सहायता करता है। विभिन्न मदों का एकत्रीकरण व भुगतान। होता क्या है कि
बैंक को हम इस काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो हमारा ब्याज है वो हमने किसी को पैसे दे रखे हैं, उसका ब्याज आता है, या हमने किसी को रेंट पे बिल्डिंग दे रखी है, उसका जैसे कोई दूसरे शहर में है, उसको बोलते हैं भाई अपना जो ब्याज है या अपना जो किराया है वो आप इसके अंदर जमा करवाते जाएं। इससे सबसे अच्छा उदाहरण मैं देता हूँ, जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं, आप फॉर्म फिल करते हैं किसी भी के लिए, चाहे किसी एग्जाम के लिए, चाहे आप बोर्ड के फिल करते हैं तो भी वो बोर्ड वाले आपने नहीं देखे होंगे। ऐसा कोई भी एग्जाम है जिसके लिए आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो ये एकत्रीकरण कौन करता है? ये बैंकों के द्वारा किया जाता है। आप बैंक को पैसे देते हैं, बैंक बाद में आपके बोर्ड को या एग्जाम लेने वाली संस्था को दे देता है, और इसके लिए बैंक को क्या मिलते हैं? सर्विस चार्जेस या कोई भुगतान किया जाता है। ये हो गई एजेंट के रूप में कार्य। अब है कुछ सामान्य उपयोग की सेवाएं, जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। लोकर फैसिलिटी देता है। लोकर आपने सुना होगा, कई मूवीज में भी देखा होगा, लोकर के अंदर क्या क्या चीजें रखते हैं, कोई सोना रखता है, कोई पैसे रखते हैं, कुछ भी चीजें। तो एक लोकर एक जगह होती है, छोटी सी अलमारी देते हैं आपको, इतनी की बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती, जिसके अंदर आप अपना कोई भी सामान रख सकते हैं, वहां से चोरी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं सकता, लेकिन बहुत कम चांसेस है, क्योंकि वो एक बहुत सिक्योर जगह होती है, वहां पर 24 घंटे सिक्योरिटी रहती है, तो लोकर की सुविधा दी जाती है। यात्री चेक तथा साख प्रमाण पत्र। यात्री चेक का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए हम विदेशों में कहीं घूमने जाते हैं, तो हम अपने बहुत सारे पैसे लेकर चले गए, कहीं गुम हो गया या किसी ने चोरी कर लिए, बहुत दिक्कत होती है। यात्री चेक, एक चेक हमें दे देता है बैंक, जो हम जाकर आगे कहीं भी दे तो उसके बदले में हमें सेवाएं या वस्तुएं मिल जाती हैं। यात्री चेक के अंदर खास बात क्या है कि मान यात्री चेक कोई भी स्वीकार कर लेता है। इस यहाँ बात यह है कि भारत देश का चेक है और विदेशों में कैसे काम आएगा। यात्री चेक कभी भी बाउंस नहीं होता जब तक कि जारी करने वाला दिवालिया ना हो जाए। मैं बहुत ज्यादा आपको नहीं समझा सकता, बस इतना समझ लीजिए कि अगर हम विदेशों में या कहीं घूमने जाते हैं तो पैसे ले जाने की बजाय एक चेक या एक ऐसा कोई पत्र लेकर जाते हैं जो कि हमें आगे वस्तुएं खरीदने में सहायता करता है। बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड स्टेटिस्टिक्स, बैंक ये काम भी करते हैं कि जो सूचना इकट्ठी करते हैं, उनकी आंकड़े इकट्ठे करते हैं, वो उनसे जो इन्फॉर्मेशन निकलती है वो हमें प्रोवाइड करवाते हैं। वस्तुओं के परिवहन में सहायता, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। होता क्या है कि मान लीजिए कोई गाड़ी आई है, ट्रक आया है, जिसके अंदर बहुत सारी वस्तुएं हमने मंगवाई है। मान लिया हम बिजनेस करते हैं, एक ट्रक हमने अपने काम के लिए कोई भी वस्तु मंगवाई है, और उस ट्रक का किराया हम क्या करते हैं, बिल्टी आती है जिसे हम बोलते हैं, वो हम किसी बैंक के अंदर देते हैं, बैंक अपने को कुछ रिटर्न में दे देता है और वो सामान हम उतरवा सकते हैं। ऐसा कुछ तरीका है जो कि हमने रिमिटिंग ऑफ मनी भी पढ़ा था कि पैसे एक जगह से दूसरे भेजने के काम आता है, बिल्कुल वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के अंदर ये हमें ये चीजें प्रोवाइड करता है बैंक। इसके बाद तीसरा काम आता है सामाजिक कार्य यानी कि सोशल फंक्शन। सबसे पहले है पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन करता है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है निवेश के लिए जो पैसा है वो बनाता है। कैसे बनाता है? बैंक के पास हम एफडी करवाते हैं, हम बचत खाता खुलवाते हैं या फिर आरडी करवाते हैं, तो बैंक के पास बहुत सारा पैसा जमा होता है। बैंक उस पैसे का क्या करता है? ऐसे उद्यमियों को लोन देता है, ऋण देता है, जो कि कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं या कोई अपना काम शुरू करना चाहते हैं। निवेश सहायक है। बैंक के पास जो अपना पैसा होता है वो इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को ब्याज पर देते हैं ताकि लोग इन्वेस्ट कर सकें, और इससे देश का विकास होता है। बैंक को भी फायदा होता है, लेने वाले को भी फायदा होता है, देश को भी फायदा होता है। मौद्रिक नीति लागू करना, इम्प्लीमेंटिंग मॉनिटरी पॉलिसीज। मॉनिटरी पॉलिसीज कौन बनाता है? आरबीआई। सेंट्रल बैंक है किसी भी देश का, वो मॉनिटरी पॉलिसीज बनाता है गवर्नमेंट की सहायता से, और उनको लागू कौन करता है, उनको इम्प्लीमेंट कौन करता है? वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं। रोजगार के अवसर, रोजगार के अवसर यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सीधी सी बात है, अगर बैंक है, एक संस्था है, तो उसके अंदर लोग काम करते हैं, एक तो रोजगार वहीं से मिलता है। दूसरा है ये पूंजी निर्माण करता है। पूंजी निर्माण करता है तो लोग यहाँ से लोन लेते हैं, नई फैक्ट्रियां डालते हैं, तो उनके अंदर भी लोगों को काम मिलता है। सीधे प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक जो है वो रोजगार के अवसर को प्रदान करता है। तो ये इस चैप्टर का पहला पार्ट है जो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि सामाजिक कार्य या बैंकों का आर्थिक विकास में क्या योगदान रहता है,
और उसके बाद हम बात करेंगे केंद्रीय बैंक की। तो धन्यवाद। आप अपनी बुक साथ रखिए और उससे रीडिंग कीजिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।